नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा करेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल फिलिस्तीन युद्ध ने कैसे दुनिया का शक्ति संतुलन बदल दिया है, कैसे सत्ता संतुलन के मायने नई दुनिया में बदलते जा रहे हैं। ऐसे हालात भारत के लिए क्या मायने रखते हैं, भारत की स्थिति कैसी होने वाली है। दुनिया के पटल पर ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जैसे नेता उन लोगों में शुमार हैं जो दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं। लेकिन क्या यह इतना सरल है? यह समीकरण इतना सरल नहीं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध से अमेरिका की स्थिति भी जटिल हो गई है। इस युद्ध ने नाटो को एकजुट करने में मदद की है, जिससे अमेरिका का यूरोपीय सहयोग और मजबूत हुआ है। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों का नाटो में शामिल होना अमेरिका के प्रभाव को दिखाता है। हथियारों के निर्यात की बात की जाए तो अमेरिका ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार भेजे हैं, जिससे अमेरिकी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिला है। अमेरिका के हथियारों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो इस युद्ध ने यूरोप में अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत किया है। रूसी आक्रामकता ने यूरोप को अमेरिकी सुरक्षा पर और अधिक निर्भर बना दिया है। हालांकि यह तो सकारात्मक पहलू थे। नकारात्मक पहलू की बात की जाए और आर्थिक प्रभाव की बात की जाए तो युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था दबाव में है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो डिस्टर्बेंस आई है, उससे मुद्रास्फीति बढ़ी है। रूस के साथ तनाव बढ़ा है। अमेरिका और रूस के बीच संबंध और खराब हुए हैं, जिसे परमाणु हथियारों के उपयोग का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बन गए थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद इसमें कमी आई है और अब अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा है। अब अमेरिका रूस और चीन के साथ दिख रहा है। ये वही अमेरिका है जो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध ने चीन और रूस के बीच संबंधों को मजबूत किया, जिससे अमेरिका के लिए दो मोर्चों पर चुनौती बढ़ी। चीन भी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका को कुछ क्षेत्रों में मजबूत किया तो इसने कई चुनौतियां भी पैदा की हैं। अमेरिका की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार कर रहा है। यह युद्ध अमेरिका को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के साथ दिख रहे हैं और चीन से भी दुश्मनी भुलाने के कगार पे हैं। ऐसे ही सत्ता संतुलन इजरायल फिलिस्तीन युद्ध के बाद एक जटिल स्थिति में है। यानी जो पहले दोस्त थे वह दुश्मन बन रहे हैं, जो दुश्मन थे अब दोस्त बन रहे हैं। मुस्लिम देशों की मिडिल ईस्ट में ना सिर्फ पकड़ कमजोर हुई है, बल्कि इन देशों में युद्ध के बाद उदारवाद और लोकतंत्र की बयार बहनी शुरू हो गई है। नतीजों की बात करें तो इजरायल की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई है, खासकर हवाई शक्ति और रक्षा प्रणाली में। आयरन डोम जैसी रक्षा प्रणालियों ने रॉकेट हमलों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इजरायल के पास उन्नत हथियार हैं और तकनीकें हैं जो उसे मिडिल ईस्ट में एक मजबूत देश के तौर पे, या कहा जाए मिडिल ईस्ट के सबसे मजबूत देश के तौर पे स्थापित करती हैं। राजनीतिक संबंधों की बात की जाए और उसके प्रभाव की बात की जाए तो युद्ध के बाद इजरायल ने अपनी सुरक्षा नीतियों को और मजबूत किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इजरायल को कुछ देशों का समर्थन मिला है और जबकि कुछ देशों ने उसकी आलोचना की है। आलोचना करने वाले देश इस समय मुंह की खाए हुए हैं और उनकी आवाज दब गई है। अमेरिका ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया है, जिसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। युद्ध से इजरायल की अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ा। हालांकि इजरायल की मजबूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र ने उसे जल्दी ही इससे उबार दिया है। भारत और इजरायल के बीच कारोबारी रिश्ते भी मजबूती दिखाते हैं। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो युद्ध ने इजरायली समाज में एकता की भावना को और मजबूत किया है। युद्ध ने तनाव और चिंता भले ही बढ़ाई हो, लेकिन वहां के फंसे नागरिकों ने अपनी जो एकजुटता दिखाई है वह देखने वाली चीज है। इजरायल में फंसे नागरिकों के कारण भारत में भी
चिंता देखी जा रही है। इजरायल और उसके पड़ोसी देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। हमास और अन्य आतंकी समूहों के साथ संघर्ष जारी रहने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ये आशंका इजरायल के ऊपर कोई भी प्रभाव डालने में नाकाम रही है। भारत की बात की जाए तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब नए सत्ता समीकरण में जटिल और बहुआयामी हो गए हैं। उनकी रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ भारत के अमेरिका, इजरायल, रूस और चीन के साथ संबंधों को देखें तो अमेरिका और भारत की संबंध की रणनीतिक साझेदारी 1990 के दशक से संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश हुई है। रक्षा सहयोग की बात करें तो भारत को अमेरिका ने उन्नत हथियारों जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर, प्रेडेटर, ड्रोन जैसी प्रमुख उपकरण दिए हैं। समुद्री सुरक्षा अभ्यास में भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। आर्थिक संबंधों की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 120 बिलियन से अधिक था। प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ा है। चुनौतियों की बात करें तो अमेरिका के साथ चुनौतियां क्या हैं भारत की? अमेरिका द्वारा रूसी हथियार की खरीद और S-400 मिसाइल डील पर चिंता जताना और साथ ही H-1B वीजा पर जो गतिरोध बना हुआ चिंता की बात हो सकती है भारत के लिए। भारत इजरायल संबंधों की बात की जाए तो रक्षा और सुरक्षा मामलों की बात की जाए तो इजरायल भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है। उसने बराक और हेरॉन ड्रोन जैसी हथियार भारत को सौंपे हैं। साइबर सुरक्षा और आतंकवाद रोधी परीक्षण में भी इजरायल सहयोग कर रहा है। इजरायली ड्रिप सिंचाई और प्रबंधन तकनीक भारत में बेहद उपयोगी साबित हो रही है। स्टार्टअप और AI टूल्स में भी इजरायल और भारत की साझेदारी एक मिसाल कायम कर रही है। राजनीतिक संतुलन की बात करें तो भारत 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किया था इजरायल के साथ, लेकिन फिलिस्तीन के प्रति 2 राज्य समाधान का समर्थन जारी रखा है। मोदी और नेतन्याहू के नेतृत्व में संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, लेकिन गाजा संकट जैसे मुद्दों पर भारत बेहद सावधानी बरत रहा है और कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले बहुत बार सोचता है। बात रूस और भारत संबंधों की बात की जाए तो शीत युद्ध काल में सोवियत संघ के साथ मजबूत संबंध आज तक बने हुए हैं। अभी भी रूस भारत का 60% रक्षा उपकरणों का स्रोत बना हुआ है। उसने MiG-29 और S-400 जैसे तमाम रक्षा सहयोग में समर्थन दिया। आर्थिक संबंधों की बात करें तो रूस के साथ परमाणु ऊर्जा, कुडनकुलम प्लांट और अंतरिक्ष में सहयोग देखने वाली बात है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूसी तेल की सस्ती खरीद बढ़ाई, जिससे रूस को मदद मिली और भारत का भी आर्थिक विकास हुआ। रूस चीन की बढ़ती निकटता और अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों से तनाव की जो कयास लगाए जा रहे थे, अब उस पर मिट्टी पड़ चुका है। ब्रिक्स और SCO की बात करें तो विश्व व्यवस्था के लिए अब साझा दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। भारत चीन संबंधों की बात करें तो सीमा विवाद जो 1962 युद्ध, 2020 गलवान घाटी संघर्ष और LAC पर तनाव था, दोनों देशों के बीच में विश्वास की कमी थी, वह अब लगभग ओवरकम किया जा चुका है। इस पे नियंत्रण पाया जा चुका है। व्यापार की बात करें तो 135 बिलियन का व्यापार भारत और चीन के बीच 2022 में हुआ, लेकिन भारत चीनी आयात पर निर्भरता कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो चीन का पाकिस्तान और CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को जो समर्थन है, वह भारत की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां स्वतंत्र जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां से आर्थिक गलियारा गुजरता है, जिस पे भारत ने कई बार अपनी आपत्ति जताई है। भारत और क्वाड और I2U2 में सक्रियता बढ़ी है, जबकि चीन BRI और SCO पर फोकस करता है।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किरोड़ी सिंह जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और भूपेंद्र सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। किरोड़ी सिंह जी, भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपना रहा है। वह अमेरिका और रूस जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। क्या भविष्य में भी यह संतुलन आपको दिख रहा है या कुछ और भी चुनौतियां हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? देखिए प्रसून जी, दुनिया के देशों के रिश्ते राष्ट्र हित की दृष्टि से इक्वेशन बदलते रहते हैं, संतुलन बदलते रहते हैं। कौन देश किसका कब दोस्त है, कब उसके साथ राइवलरी है, कब उसका दुश्मन है, ये बदलता रहता है। और ये सबसे पहले अभी अमेरिका के केस में रियलाइज किया है तो ट्रंप ने किया है। ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करते ही जो भाषण दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका को 20 जनवरी 2025 को मुक्ति मिली है, लिबरेशन डे बताया उन्होंने। और उसके बाद अपना भाषण जब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है आज से, और इसी सेंटेंस के साथ अपना भाषण खत्म भी किया कि अमेरिका का स्वर्णिम युग खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो वो स्वर्णिम युग क्या है? देखिए, भारत, चीन, अमेरिका जैसे बड़े देश हैं, उनमें 5 तत्व होते हैं जो किसी देश को महान बनाते हैं, महाशक्ति बनाते हैं, और उस स्वर्णिम युग उस देश का होता है। पहला है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ट्रंप ने ये माना कि अमेरिका पतन की तरफ जा रहा है क्योंकि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बिल्कुल कमजोर हो रहा है। अमेरिकन मैन्युफैक्चरर चीन और दूसरे देशों में जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वही आइटम अमेरिका में वापस भेज रहे हैं, और उसमें अमेरिका वहां पे ड्यूटी लगती है और यहाँ अमेरिका को ड्यूटी लगानी पड़ती है। तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्यों न हो? तो उन्होंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरर से कहा है कि आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, नहीं तो आप बाहर से भेजेंगे उस पर ड्यूटी लगाऊंगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है मिनरल्स। मिनरल्स आपके पास उतने नहीं हो सकते तो आप दूसरे देशों के मिनरल्स पे कंट्रोल करो, जो माइनिंग वाली चीजें हैं, मिनरल्स हैं। और इसी के लिए वो यूक्रेन को ये कह रहा है कि आपके मिनरल्स पे मैं कंट्रोल करूंगा, इसीलिए वो ग्रीनलैंड को कह रहा है कि मैं आपको लूंगा। तीसरा है एनर्जी, और अपने भाषण में उन्होंने उसी दिन कहा था ड्रिल बेबी ड्रिल, ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए। और अभी भारत के प्रधानमंत्री गए तो ऑयल एंड नेचुरल गैस देने के लिए कहा कि भारत हमारे से खरीदे। और चौथा चीज है वो है मिलिट्री स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग था, टेक्नोलॉजिकली भी जो 5वां फैक्टर है उसमें भी स्ट्रॉन्ग था। तीन तत्वों में अमेरिका पिछड़ रहा था, इसीलिए अमेरिका का पतन हो रहा था। और ट्रंप उन जो 3 फैक्टर्स में पिछड़ रहा था उस पर फोकस कर रहा है अमेरिका के स्वर्णिम युग लाने के लिए। अब हमें भारत को क्या सीखना चाहिए इससे? देखिए, भारत में डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज गति से चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज गति से हो रहा है, लेकिन भारत के पास मिनरल्स कम है। चीन भी मिनरल्स के कंट्रोल के लिए अफ्रीकन देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो भारत को अपने मिनरल्स के लिए या जो माइनिंग वाली चीजें हैं उन पे फोकस करना चाहिए अगर महान बनना है तो। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत चीन से बहुत पीछे है। तो भारत को एग्रीकल्चर में ठीक है, भारत इतना पिछड़ा नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में भारत को किरोड़ी सिंह जी, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, जब बाइडेन के काल में जो आप 5 पैमाने गिना रहे हैं उसमें अगर अमेरिका कमजोर था तो वह दोबारा सत्ता में दोबारा शक्ति ग्रहण कर रहा है, तो उसके पीछे केवल उसकी रक्षा क्षेत्र में मजबूती ही मानी जाएगी। रक्षा क्षेत्र में मजबूती किसी भी देश को कितनी बड़ी बढ़त दिलाती है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रसून जी। जो
दूसरे अलग 4 फैक्टर हैं, उनको अगर मिलिट्रीली और सुरक्षा की दृष्टि से आप मजबूत नहीं है तो वो चारों अपने आप काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी सैन्य शक्ति होना, आपकी सुरक्षा की गारे में मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका ने सुरक्षा तो मजबूत की, सैन्य शक्ति की, लेकिन दूसरों पे फोकस नहीं कर पाया। वो अमेरिका की, ट्रंप का ऐसा मानना है कि अमेरिका के पूर्ववर्ती जो प्रशासन थे ट्रंप के पहले के, उनकी गलती से ये सब हुआ है। तो उनकी गलती निश्चित से रूप हुआ है, ट्रंप ने स्वीकार किया है। बड़ी चीज थी, बड़ी चीज इसलिए थी चूंकि नतीजे नहीं आ रहे थे। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भूपेंद्र सिंह जी, ट्रंप ने अपनी कमजोरी को समझा, अपने देश की कमजोरी को समझा और उन्होंने बिना समय लगाए अपनी सारी पॉलिसीज को तुरंत यू टर्न लिया। जैसे रसिया के मामले में यूक्रेन का साथ छोड़ के रसिया के साथ खड़े हो गए। चाइना के बारे में साफ कर दिया कि उनके साथ उसकी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, साथ मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी जो दुश्मन थे अमेरिका के लिए, वो कभी रहे होंगे दुश्मन, आज ट्रंप के साथ खड़े दिख रहे हैं। यह अमेरिका की कितनी बड़ी सफलता है और भारत के लिए क्या यह लाभदायक स्थिति है या हानिकारक? भूपेंद्र जी। देखिए, निसंदेह अमेरिका की जो पॉलिसी रहती है, अमेरिका अपने हितों के लिए देखता है, अपने नागरिकों के हितों के लिए सोचता है। उसकी पॉलिसी कभी भी रही हो, चाहे वो बाइडेन रहे हो, चाहे वो ट्रंप रहे। और ट्रंप के मूलतः आने से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि एक वैश्विक रूप से, चाहे डीप स्टेट हो, चाहे ऐसी सरकारों को जिनकी जो चुनी गई सरकारों के बीच में काम कर रहे थे और उनको उखाड़ने की प्रक्रिया कर रहे थे, उस चीज को तोड़ने का प्रयास ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप अपने हितों के लिए कभी भी किसी भी चीज से समझौता कर सकते हैं। आज यूक्रेन के साथ वो उन्होंने रूस का साथ दे दिया, चाहे वो दक्षिण एशिया में समझ लें आप, तो उस समय भारत के एक महत्वपूर्ण अलाइज के तौर पे स्वीकार कर लिया जी। और एक निश्चित रूप से आप ये कहें कि जो उनकी पॉलिसी है, चाहे ईरान के रूप में हो चाहे इजराइल के रूप में है, लेकिन हमेशा वो चाहेंगे कि एक समन्वय के साथ रहे, क्योंकि अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि उसका फायदा हो, दोनों रूप से फायदा हो। चाहे वो ईरान के साथ समझौता ना करे तो ईरान के साथ वो ऐसी पॉलिसी अपनाए जिसके साथ ईरान का वो जो मुस्लिम क्षेत्र है वो भी उसके साथ रहे। तो इस तरह भूपेंद्र जी, अगर अमेरिका की नई रणनीति देखी जाए तो वह केवल अब पॉलिटिकल पावर गेन ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियल रूप से भी मजबूत करते जा रहे हैं। गाजा पट्टी की बात की जाए, जहां युद्ध हुआ, अब वह कह रहे हैं कि उस पर अमेरिका का अधिकार है। अब वो नए सिरे से वहां बिल्डिंग बनाएंगे, अरबपतियों को बसाएंगे। उन्होंने नया ऐलान कर दिया है कि 5 मिलियन डॉलर जो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा उसको गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, मतलब ग्रीन कार्ड से भी ऊपर एक गोल्ड कार्ड। इसका मतलब है कि वह पूरी तरीके से जियोपॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक वॉरफेयर भी छेड़े हुए हैं और उसमें वह किसी को नहीं बख्श रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी, इस रणनीति से क्या दुनिया के संबंध नए सिरे से लिखे जाएंगे, रचे जाएंगे? जी, निश्चित रूप से। देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर इजराइल को वो चीज गाजा पट्टी सौंपी जाती तो उसका पूर्णतः विरोध होता, और लेकिन अमेरिका को भी सौंपा जाएगा, उसका विरोध होगा। इस्लामिक देश, उसके जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वो उसका विरोध करेंगे, पूर्णतः करेंगे। लेकिन उसमें कई देश जो आर्थिक रूप से चाहती हैं, जो टेक्नोलॉजी रूप से चाहती हैं, जो रक्षा के क्षेत्र में चाहती हैं, जो कृषि के क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में डिपेंड नहीं है, वो अमेरिका को चाहती हैं। तो इसलिए वो क्या करेंगे कि कुछ देशों पर डिवीजन होंगे। तो इसलिए ये 5 मिलियन जो डॉलर का जो निवेश कर रही है वो अमेरिका ने कहा है, लेकिन अब उसको असली जमा पहनाने के लिए क्या है, वहां की शांति को बनाने रखने के लिए अमेरिका ने इंटरफेरेंस किया है। और वो ऐतिहासिक रूप से, उनकी आध्यात्मिक रूप से वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल का, इसलिए उसके साथ जुड़ाव है, क्योंकि वो आध्यात्मिक, जो कि वहां के ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है यरूशलेम, और इसलिए उनको चाहिए कि वो क्षेत्र सुरक्षित भी रहे, और इसलिए वो इजराइल का सपोर्ट करता है। और इजराइल के कंधे पर रखकर वह चाहता है कि वहां पे जो इस्लामिक देश हैं, जो कि ईरान परमाणु शस्त्र बनना चाहता है, परमाणु देश बनना चाहता है, उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंह जी, और आप इसके साथ मैं एक बात, आपकी बात के साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हैं या खुफिया एजेंसियां, उनका साफ तौर पे कहना था कि हिंदुस्तान
के मुकाबले या यूरोप के मुकाबले सबसे ज़्यादा इस्लामिक चरमपंथियों से खतरा अगर किसी को है तो अमेरिका को है। उनके निशाने पे अमेरिका है। अमेरिका ने इस स्थिति को भांप लिया था, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी ज़्यादा अलग हटकर उसने इनको नेस्ता नाबूद करने की सोची थी। शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान से, अंत हो रहा है, लग रहा है ईरान तक जाएगी बात। भूपेंद्र सिंह जी, फिर सवाल उठता है कि क्या ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी नए दौर के नायक साबित होंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे आप देखें, और जो अमेरिका, जो भारत की जो पॉलिसी, विदेश पॉलिसी रही है, वो पहले जैसी घुसपेच और तटस्थ वाली नहीं रही। अब विकसित भारत की कल्पना है और विकसित रूप में ले जाने के लिए तो भारत का जो सबसे ज्यादा निवेश जो मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है इस समय, जो टेक्नोलॉजी रूप है, रक्षा के रोके थे, और रक्षा के क्षेत्र में आज यहाँ पे जो इकोनॉमी होगी वो डेवलप होगी, क्योंकि जो एशिया के देश हैं और जो दूसरे देश हैं उनके में, चाहे आप वायु सेना के एयरक्राफ्ट हो या किसी भी चीज में आप निवेश करने के लिए भारत बहुत सक्षम है। अभी आप फ्रांस की यात्रा जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो आप देखिए कि वहां पे जो प्रधानमंत्री ने जो डीलिंग की वो टेक्नोलॉजी के साथ की, और साथ में वो फ्रांस की जो बायोग्राफी भी बदल रही है। वो इस्लामिक लोग ज्यादा वहां पे बहुसंख्यक रूप में बढ़ रहे हैं और वहां पे घटनाएं हो रही हैं और इकोनॉमी रूप से, लेकिन चीजें तेजी से बदल रही हैं पूरे यूरोप में। जर्मनी की बात की जाए, राष्ट्रवादी सरकार या राइट विंग वाली सरकार आ चुकी है, चीजें तेजी से बदलेंगी। सवाल इतना है, हमारे साथ किरोड़ी सिंह जी हैं। किरोड़ी सिंह जी, अगर दुनिया के ताकतवर मुल्कों की बात की जाए तो भारत को अमेरिका, चाइना, रसिया कैसे देखते हैं? देखिए प्रसून जी, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि 5 तत्व हैं और किसी भी देश को महान बनाने के, और उन 5 तत्वों को मजबूत करने के लिए हर देश अपने तरीके से रिश्ते बनाता है अलग अलग देशों से। और आज की स्थिति में जिस तरह का रीअलाइनमेंट हो रहा है, चाहे वो यूरोप और अमेरिका का हो, चाहे भारत और अमेरिका का हो, या भारत और रूस का हो, भारत चीन का हो, ये रीअलाइनमेंट होगा उन्हीं 5 तत्वों को मजबूत करने की दृष्टि से। भारत को अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है और इसके लिए भारत कन्फ्रंटेशन की नीति किसी के साथ नहीं अपना रहा है। भारत की नीति है कि रशिया से भी अच्छे रिश्ते रखें, अमेरिका हमने बताया अपनी रिपोर्ट में किरोड़ी सिंह जी कि मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाया हुआ है। वह अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरह से नीति अपना रहा है, रिफ्ट में किसी के साथ नहीं जाना चाहता है, शक्ति संतुलन बनाकर रख रहा है। लेकिन फिर सवाल है कि अगर भारत इतना मजबूत दिख रहा है और जबकि यूरोप जो अमेरिका का कभी साथी हुआ करता था यूक्रेन के मुद्दे पे, वह लग रहा है कि एक बार अमेरिका के साथ भिड़ना चाहता है। आपको लगता है यूक्रेन अब दोबारा चांस लेगा, अमेरिका के साथ दुश्मनी बैर लेगा? देखिए, यूक्रेन तो नहीं लेगा, और अमेरिका और यूरोप के जो रिश्ते आप बता रहे हैं वो आज तनाव की स्थिति में हैं। वो इसीलिए हैं कि ट्रंप का ये मानना है कि यूरोप को अमेरिका मदद कर रहा है और उसके रिटर्न में जो अमेरिका को मिलना चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है। यूक्रेन के बारे में भी उन्होंने ये कहा, अभी जब फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां थे तो ट्रंप ने ये कहा कि यूरोप वाले यूक्रेन में कम पैसा खर्च कर रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं वो लोन दे रहे हैं, और अमेरिका ग्रांट दे रहा है। अमेरिका ने 350 बिलियन डॉलर दिए हैं, यूरोप वालों ने केवल 100 बिलियन दिए हैं। और इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने इंटरवेंशन करके उनके पांव पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि आप ये गलत कह रहे हैं कि हमने केवल लोन दिया है, हमने ग्रांट भी दिया है, हमने किरोड़ी सिंह जी, भले से मैक्रो ने उनके पैर पे हाथ रखा हो, लेकिन ट्रंप को रोकना कितना आसान है? देखिए, ट्रंप को रोकना आसान नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता कि यूरोप और अमेरिका के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्योंकि यूरोप के पुनर्निर्माण में वर्ल्ड वार के बाद जो अमेरिका ने योगदान किया है और उसके बाद अमेरिका ने यूरोप को जो सुरक्षा प्रदान की है उसको यूरोप कभी नहीं भूल सकता। यूरोप भूल नहीं सकता है, लेकिन अब अमेरिका भी अपने स्टैंड से हट रहा है, इसीलिए कन्फ्रंटेशन दिख रहा है। किरोड़ी सिंह जी, जल्दी से 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। यूरोप की नजर में भारत के क्या मायने हैं आज की तारीख में? वो किस तरीके से भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखते हैं?
यूरोप चाहता है कि भारत महाशक्ति बने, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका दबाव बना रहा है यूरोप पे, रशिया दबाव बना रहा है, इसलिए यूरोप ये चाहता है कि भारत के साथ एंगेजमेंट हो, भारत के साथ अच्छे रिश्ते हो, तो अमेरिका और रशिया को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। और इसीलिए यूरोप के जो प्रमुख देश हैं, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, वो भारत के नजदीक आ रहे हैं, वो चाहते हैं भारत का साथ मिल जाएगा, तो वो जो अंजू दबाव आ रहा है रशिया और अमेरिका की तरफ से, इवन चीन की तरफ से, लेकिन किरोड़ी उसको सिंह वो जी, काउंटर सबसे कर बड़ा सकेंगे। सवाल यही है कि वह अपनी शर्तों पे लादना चाहते हैं संबंध। भूपेंद्र सिंह जी, अगर यूरोप अपनी नीतियां नहीं बदलता है और सेल्फ गोल करने वाली प्रवृत्ति नहीं बदलता है, तो भारत के लिए ऐसा यूरोप कितना कारगर साबित होगा? भूपेंद्र सिंह जी, देखिए, यूरोप की अपनी कुछ समस्याएं हैं। आर्थिक मंदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे अमेरिका में हो चाहे यूरोप के देशों में, आर्थिक मंदी का बड़ा प्रभाव चल रहा है। लेकिन भारत की इकोनॉमी, चाहे कोरोना के टाइम हो चाहे उसके बाद भी हो, इकोनॉमी ने डेवलप किया है। और इकोनॉमी में पूरे क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है और इसके एक आइडियल के रूप में आया। और भारत ने, यूरोप हो चाहे एशिया हो, अपने क्षेत्र को मजबूत किया है। और इस चीज को मानते हैं सारे देश नेता लोग कि भारत को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। और भारत को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता है, लेकिन और भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के लिए भारत को सजग रहना होगा। जिस तरीके से मल्टी अलाइनमेंट की नीति पे भारत बढ़ रहा है, उस पे भी भारत को सजग रहना होगा और यह जानना होगा कि दोस्ती की क्या कीमत चुकाई जाती है, क्योंकि यह दुनिया बड़ी क्रूर है। आप दोनों चर्चा में आए और अपनी राय दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।